मैं मोहम्मद जिला परियोजना प्रबंधक महिला एवं बाल विकास निगम बेगूसराय। मैं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत मेरे द्वारा कार्यान्वित योजनाओं और उनसे प्राप्त उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा कर रहा हूँ। ज़िले में महिला एवं बाल विकास निगम समाज कल्याण द्वारा मुख्यतः दो तरीके की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। पहली केंद्र प्रायोजित योजना और राज्य प्रायोजित योजना। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में मिशन शक्ति के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर, जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शक्ति सदन और नारी अदालत। और राज्य प्रायोजित योजनाओं में राज्य की जो योजना है उसमें सामाजिक पुनर्वास कोष योजना, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन और बाल विवाह पे जागरूकता कार्यक्रम। साथ ही जिले में महिलाओं के कौशल उन्नयन हेतु कौशल प्रशिक्षण। सर्वप्रथम मिशन केंद्र प्रायोजित योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर हमारे यहाँ संचालित है। जिला में सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर में वन स्टॉप सेंटर संचालित है, जहां घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, लैंगिक उत्पीड़न, बाल विवाह या मोटे तौर पे कहा जाए कि महिलाओं से संबंधित होने वाली सभी प्रकार की हिंसाओं की शिकायत महिला वन स्टॉप सेंटर में दर्ज करा सकती है, जहां उनको मनोसामाजिक परामर्श, विधिक सेवा, FIR करने में मदद, आवासन, अल्प आवासन और दीर्घ आवासन की सुविधा, साथ ही साथ उनके पुनर्वासन हेतु हम प्रयास करते हैं। दूसरी योजना है जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये कार्य करता है, जहां महिलाओं को खास करके ग्रामीण इलाकों की महिलाएं या वैसी अत्यंत पिछड़ी हुई महिलाएं जो विकास की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाई हैं, वैसी वंचित महिलाओं के बीच जागरूकता के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उस जानकारी के साथ साथ जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं महिलाओं के लिए, उनके लिए आवश्यक कागजात या आवश्यक सहयोग प्रदान करती है। तीसरी जो योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्पष्ट है नाम से कि बेटी को बचाना है और पढ़ाना है, यानी कि जो लिंगानुपात में कमी आ रही है तो बेटियों का संरक्षण करना है, प्रसव के पूर्व और प्रसव के उपरांत भी, ताकि जो महिला और पुरुष के बीच का जो लिंगानुपात है उसमें जो अंतर बढ़ता चला जा रहा है उसमें कमी आ सके। और साथ ही साथ स्त्रियों की शिक्षा पे भी जोर दिया गया है और ख़ास करके जो ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं उनकी ट्रैकिंग और उनके को फिर से शिक्षा के रास्ते में पे लाना, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ वैसी वंचित महिलाओं का या जिनके पास
रहने को आश्रय नहीं है, वैसी ज़रूरतमंद महिलाओं को जो भटक गई हैं या किसी वजह से घर से बिछड़ गई हैं, वैसी महिलाओं के लिए शक्ति सदन का संचालन ज़िला बेगूसराय में किया जा रहा है। पूर्व में ये योजना शक्ति सदन के नाम से नहीं, अल्पावास गृह के नाम से जानी जाती थी, जो राज्य की योजना थी। परंतु अब अल्पावास गृह योजना मिशन शक्ति के तहत शक्ति सदन के रूप में रूपायित हो गई है, ज़िला में संचालित है। और अभी वर्तमान में 13 महिलाएं और 2 बच्चे, माँ के साथ जो बच्चे हैं, आश्रित बच्चे को हम लोग वहाँ आश्रय दिए हैं, वहाँ रह रही हैं। शक्ति सदन में महिलाएं की जो रहने की जो सीमा है वो 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक हो सकती है। साथ ही साथ ये राज्य योजना से थोड़ी भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाली जो महिलाएं हैं उनका बीमा कराने की सुविधा भी इस योजना में है, कि ताकि जितने दिनों वो आवासन के दौरान रही तो उनका वो जीवन बीमा का पॉलिसी चलता रहे जनधन योजना के तहत, और सरकार उसकी राशि उपलब्ध कराती है। शक्ति सदन में महिलाओं को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, वस्त्र, भोजन, उनके प्रशिक्षण कौशल के लिए भी प्रयास किया जाता है, वो सारी चीज़ें निःशुल्क होती हैं, उन्हें कोई देय नहीं होता है। ठीक वन स्टॉप सेंटर में भी जैसा पूर्व में कहा कि वहाँ भी अल्प आवासन की व्यवस्था है, जहाँ माफ़ कीजिएगा कि वो 5 दिनों तक से 10 दिनों तक वो अल्प आवासन कर सकती है वहाँ पर जी, ताकि वन स्टॉप सेंटर के कर्मी उनके परिवार के बारे में जानकारी लेके उनको पुनर्वासित नहीं करा दें। और अगर वो 10 से 15 दिनों के अंदर वो पुनर्वासित नहीं होती है तो फिर उनको हम लोग दीर्घ आवासन हेतु शक्ति सदन में स्थानांतरित कर देते हैं। नारी अदालत एक नई योजना है और ये बेगूसराय में, साथ ही बिहार के 2 जिले जमुई और बेगूसराय में ये पायलट योजना के तौर पे एक तरीके से चल रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि स्थानीय स्तर पे महिलाओं से जुड़ी समस्याओं और खास करके हिंसा के जो मामले होते हैं उसको स्थानीय स्तर पे उसका निपटारा किया जा सके, उसका निस्तारण किया जा सके। इसके तहत बेगूसराय के प्रत्येक अनुमंडल में एक पंचायत को चिन्हित किया गया है, जहां ये नारी अदालत संचालित होगी। ये पंचायत स्तर की नारी अदालत कहलाएगी, जिसका जुरिडिक्शन पंचायत की सीमा के अंदर होगा। इसमें पंचायत के स्तर से 9-10 महिलाओं को, सक्षम महिलाओं को का चुनाव करना है और चुनाव करके उसका गठन करना है। ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है मुझे और अच्छा लग रहा है कि आप भी जाने कि इन 5 अनुमंडल के 5 पंचायत में नारी अदालत का गठन किया जा चुका है और साथ ही साथ उन सभी सदस्यों का प्रशिक्षण भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से और महिला विकास निगम के जिला परियोजना प्रबंधक होने के नाते मेरे द्वारा उन लोगों का प्रशिक्षण का पहला सत्र भी पहला प्रशिक्षण भी उनको दे दिया गया है। और वो नारी अदालत महीने में कम से कम 2 बैठकें करेंगी, जिसमें महिलाओं को सरकार की योजनाओं, सरकार के कानूनों के बारे में जानकारी देंगी और साथ ही साथ स्थानीय स्तर पे होने वाले विवादों का निपटारा भी अगर उनके संज्ञान में आता है, उनके पास शिकायत आती है तो उसका भी निस्तारण करेंगी। ये इसके बाद राज्य सरकार की जो योजना है उसमें
सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक पुनर्वास कोष योजना। ये एक कोष है जो सरकार उपलब्ध कराती है ज़िले में, विशेषकर घरेलू हिंसा, मानव अपहरण, मानव तस्करी जिसको कहते हैं, या लैंगिक अपराधों से पीड़ित महिलाओं के आहत भावनाओं और चिकित्सीय उपचार हेतु। साथ ही साथ इसमें इन हिंसा के शिकार महिलाएं अगर स्वावलंबी बनना चाहती हैं, कुछ रोजगार चाहती है, तो उसके लिए भी वो धनराशि 15,000 तक की धनराशि इस कोष के तहत उपलब्ध कराई जाती है। इस कोष का संचालन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें निर्णय लेने के उपरांत ही लाभुकों को वो राशि उनके बैंक में सीधे हस्तांतरित की जाती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार का एक कानून है भारत सरकार का, कार्यस्थल पे महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन के संबंध में, जैसा कि विदित है कि इस अधिनियम के तहत सभी नियोक्ता का जिनके कार्यालय में 10 या अधिक कर्मी कार्य करते हैं, वहां आंतरिक समिति का गठन करना है जो लैंगिक प्रवृत्ति के शिकायतों का निपटारा स्थानीय स्तर पे या अपने कार्यालय के अंदर बनी समिति के द्वारा किया जाएगा। साथ ही इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार ने जिला पदाधिकारी को इस अधिनियम के तहत जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नामित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तो ये आंतरिक समिति कार्यालय के नियोक्ता द्वारा बनाया जाएगा या विभाग के नियोक्ता के द्वारा बनाया जाएगा, और जितने उसके अलग अलग विंग होंगे उन सभी में बनेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि समाज कल्याण का एक जिला में ऑफिस कार्यालय है और प्रखंडों में कार्यालय है, तो जिला में भी 10 से अधिक कार्य कर रहे हैं और प्रखंड में भी कार्य कर रहे हैं कार्यालय, और सब में 10 कर्मी हैं या उससे अधिक हैं, तो उन सभी प्रखंडों के कार्यालय में भी बनेगा और जिला स्तर कार्यालय में भी बनेगा। यानी अलग अलग यूनिट भी है, विभाग एक है लेकिन अलग अलग यूनिट है, तो उन सबों के लिए अलग अलग आंतरिक समिति बनेगी। अब ऐसे कई कार्यालय हैं जहां 10 से कम कर्मी कार्य करते हैं। ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड भी सेक्टर हैं, दैनिक मजदूर हैं, घर में काम करने वाली कामकाजी घरेलू वर्कर हैं, या ऐसे बहुत से प्रोप्राइटर हैं जहां एक छोटी सी दुकान है, वहां 3 कर्मी काम करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। तो वैसे जगहों पे जहां 10 से कम कर्मी हैं, वो चाहे सरकारी उद्यम हो या प्राइवेट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, नर्सिंग होम हो, या कोई भी ऐसा संस्थान हो जहां 10 से कम कर्मी काम करते हैं, वो ईंट का भट्टा भी हो सकता है, घर में काम करने वाली महिलाएं जो काम करती हैं, घरेलू कामगार, ये भी इसमें सम्मिलित है। उनके लिए जिला अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो एक स्थानीय समिति का निर्माण करेंगे, गठन करेंगे, जो जिला में एक होगा, और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों हेतु अलग अलग एक एक पदाधिकारी को नामित करेंगे कि ताकि जिनके यहाँ आंतरिक समिति नहीं बनी हुई है वो इन नोडल पदाधिकारी के माध्यम से स्थानीय समिति में उनकी शिकायतों को भेजेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं कि बलिया के एक ईंट भट्टे में काम करने वाली महिला के साथ वहाँ कुछ काम के दौरान उनके साथ कुछ लैंगिक तरीके की टिप्पणियां की गई या कुछ किया गया, लैंगिक प्रवृत्ति का था, वो महिला उस बलिया प्रखंड के संबंधित नोडल पदाधिकारी को अपनी शिकायत लिखित देगी, और उस नोडल पदाधिकारी की ये अब जिम्मेदारी बनती है कि शिकायत प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर
उसको जिले में संचालित स्थानीय शिकायत समिति को वो शिकायत उपलब्ध करा दे। तो इस एक्ट के तहत सभी कार्यालयों को पंजीकृत किया जाना है। उसका एक पोर्टल है, शी पोर्टल, सेक्सुअल हरासमेंट ई बॉक्स उसका नाम दिया गया है। सेक्सुअल हरासमेंट ई बॉक्स पे सभी कार्यालयों, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, सभी कार्यालयों को पंजीकरण कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। और जहां भी 10 से अधिक है उनको आंतरिक समिति का गठन करके इस शी पोर्टल पे अपलोड करना है। गया में, बेगूसराय जिले में गैर सरकारी जो संगठन है, प्राइवेट संगठन जिनको कहते हैं, उसमें 134 संस्थानों ने अभी तक पंजीकरण कराया है। और मैं बताते हुए हर्ष महसूस करता हूँ या जानकारी देता हूँ कि यहाँ स्थानीय समिति जिला पदाधिकारी द्वारा गठित है, ताकि और नोडल पदाधिकारी भी नामित हैं सभी प्रखंडों में, जिनके माध्यम से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम लोग इसमें गठन कराना, साथ ही साथ इस अधिनियम की जानकारी प्रदान करना, जागरूक करना लोगों को, कर्मियों को, संगठनों को। इस हेतु 31 जनवरी को एक बड़ा व्यापक कार्यशाला का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। प्रस्तावित है कि ताकि सभी विभागों को, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कि इस एक्ट की जानकारी हो और इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप वो अपने यहाँ आंतरिक समिति का गठन कर ले, क्योंकि ये एकदम हमारी वैधानिक कंपल्शन है कि हमको बनाना है। यदि आपके यहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मी काम कर रहे हैं और आपने आंतरिक समिति का गठन नहीं किया है, तो जिलाधिकारी आपको दंडित कर सकते हैं। या अगर आपके यहाँ गठन नहीं हुआ है और आपके यहाँ कोई ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से उस महिला को न्याय नहीं मिल पाता है और वो महिला कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, तो कोर्ट आप पे जुर्माना चार्ज कर सकता है, 50,000 तक का जुर्माना। और उसके बावजूद भी नहीं करेंगे तो आपका जो पंजीकरण है उसको भी रद्द किया जा सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और सुप्रीम कोर्ट इस अधिनियम को लेके बहुत ही संजीदा है। हमेशा उसके गाइडलाइंस आते रहते हैं, उस पे उस ज़िलों से और राज्यों से उससे संबंधित सूचनाएं वो मांगती रहती है। तो एक नियोक्ता होने के नाते और एक अधिकारी होने के नाते मैं सभी नियोक्ताओं से, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, वो अपने यहाँ इस प्रावधान के तहत आंतरिक समिति का गठन करें। समिति गठन से 3 वर्ष तक कार्य करती है और 3 साल के बाद फिर उसका पुनर्वैधीकरण करना पड़ता है। अंत में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान मुख्यमंत्री के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है। 2025 में इसका आरंभ किया था माननीय मंत्री ने, लेकिन इस मामले में मैं कहूँगा कि बिहार इसमें अग्रणी रहा है। 2017 में ही बाल विवाह मुक्ति के लिए और दहेज से मुक्ति के लिए बिहार सरकार अभियान लगातार चला रही है। महिला विकास निगम भी बाल विवाह को लेके और दहेज प्रथा को लेके लगातार कार्यक्रम चलाती रही है। आपको पता होना चाहिए कि बाल विवाह, जो भी लड़की 18 से कम है और लड़का 21 से कम है, अगर उनकी शादी होती है तो वो बाल विवाह कहलाता है। एक
सामान्य नागरिक होने के नाते ये हम सभी की वैयक्तिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन बाल विवाह को हतोत्साहित करें। हमें ये मालूम होना चाहिए एक आम नागरिक के रूप में कि बाल विवाह रोकने के लिए बिहार सरकार ने बाल विवाह नियमावली 2010 लागू की है। उन्होंने बनाया है वो नियमावली, जिसके तहत सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी नामित किया गया है। उनकी सहायता के लिए यानी एसडीओ सर की सहायता के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सहायक बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी नामित किया गया है। साथ ही पंचायती राज अधिनियम के तहत भी बिहार सरकार ने सभी मुखियाओं को बाल विवाह के लिए बाल विवाह को रोकने के लिए प्राधिकृत किया है। तो एक आम नागरिक होने के नाते आप अगर समझाने में सक्षम है उस परिवार को तो समझाने का प्रयास कीजिए, लेकिन कभी कभी समाज में चुनौतियां अधिक होती है तो आप इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य दें, लिखित सूचना दें। आप अनुरोध कर सकते हैं कि उनके नाम को, बिना नाम को या फर्जी नाम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि मैं हूँ लेकिन मेरा सूचक होने के बावजूद भी आप मेरे नाम को उजागर नहीं करेंगे, नाम की गोपनीयता रखी जाएगी और अगर उजागर करते हैं तो वो फिर कानून के चपेटे में आएंगे। तो अनुरोध आम जनता से ये है कि बाल विवाह की सूचना दें संबंधित एसडीओ को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को और मुखिया को भी। साथ ही साथ अगर इनमें भी शिकायत करने में आपको समस्या आ रही है तो आप 1098 यानी चाइल्ड लाइन का नंबर, टोल फ्री नंबर, साथ ही साथ 181 महिला हेल्पलाइन का नंबर, ये टोल फ्री नंबर है। अगर और 112 पर भी आप इसकी सूचना दे सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड लाइन या वन स्टॉप महिला हेल्पलाइन जो है वो संबंधित जिले के संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क करके बाल विवाह को हतोत्साहित करने का या उसको प्रतिषेध करने का की अग्रेतर कार्रवाई करेगी। इसलिए इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। उसी तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट ने दहेज को लेके सभी जगह पूछा है कि आपके यहाँ दहेज प्रतिषेध पदाधिकारी नामित हैं अथवा नहीं है। तो बिहार सरकार ने सभी कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी को दहेज प्रतिषेध पदाधिकारी नामित किया गया है। तो दहेज से संबंधित अगर कोई शिकायत है तो आप DWO जिनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, जिला कल्याण पदाधिकारी को आप एकदम लिखित आवेदन दें और सूचक होने के नाते पदाधिकारियों की जिम्मेदारी हो, चाहे बाल विवाह के मामले में हो चाहे दहेज में, कि आपकी गोपनीयता को अक्षुण्ण रखें। अंत में बिहार सरकार ने एक और योजना का शुभारंभ किया है, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि। ये जिले से संचालित नहीं होता है, मुख्यालय स्तर पे होता है। इसके लिए कोई भी महिला जिसने यूपीएससी और बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उनको मुख्य परीक्षा हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। बीपीएससी के केस में नहीं, यानी बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हुई महिला को 50,000 रुपये तक और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हुई महिला को 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन महिला एवं बाल विकास निगम के वेबसाइट पर डालना होता है और उसकी सूचना महिला एवं बाल विकास निगम अखबारों के माध्यम से प्रकाशित करती है। इन्हीं सब योजनाओं के साथ
हमारे ज़िले में इससे संबंधित नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बात बता दी जाए कि ताकि इस योजना के बारे में भी लोग जान सके और लाभान्वित हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।